भाई गुड आफ्टरनून है। बढ़िया आफ्टरनून चली आ रही है और रोटेशनल मोशन का जे इन लेक्चर नंबर 3 शुरू करना। आज इसको खत्म करना है मेरे को, सो स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन। हमने लास्ट टाइम आई थिंक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखी थी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, जैसे वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में, तो वर्क इज टाउ इनटू थीटा रोटेशनल मोशन में। ऑल्सो पावर, एवरीबडी नोज इट इज dw by dt, तो दिस इज टाउ ओमेगा एब्सोल्युटली। अच्छा, अब मैं आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच वी हैव ऑल डन। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग की बात हम करेंगे। बॉडी रोटेशनल मोशन भी है, लीनियर मोशन भी है। सो कॉम्बिनेशन, नए पेज पे लिखता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ये ठीक है। ओके, तो बॉडी दोनों परफॉर्म कर रही है, लीनियर मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशंस। ओके, जैसे आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम एंगुलर मोमेंटम देखा था, वो बॉडी रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही थी और लीनियर भी। तो इसमें कोई बॉडी जो दोनों मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, its center of mass moves with linear speed v. So what is the total kinetic energy? The total kinetic energy of this body is very well k linear plus k rotational. K linear half mv square and k rotational. Okay, now I wish to combine both of these equations into one equation. So what do? We know v is equal to r omega. So how much is your omega? Isn't it equal to v by r? And I is mk square. तो I की जगह mk स्क्वायर यहां लगाऊंगा, ओमेगा की जगह v बाय आर यहां लगाऊंगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई टोटल इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो है ही है, संगे आई की जगह एम के स्क्वायर एंड ओमेगा की जगह v बाय आर द होल स्क्वायर, सो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आई थिंक एवरीबडी नोज नाउ कि यहां से मैं हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। सो माई टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल नहीं, टोटल बाबा, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को फ्यूचर में भी वापरने की कोशिश है मेरी। ओके, जब एक बॉडी लीनियर इंक्लाइन प्लेन पे से उतरेगा, तब भी ये इक्वेशन को यूज करने वाला हूं मैं। सो दिस इज द आइडिया। नाउ लेट अस कंसिडर अ बॉडी रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि सपोज कोई बॉडी है एंड एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। सो कंसिडर अ बॉडी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। तो पहला वाला ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो मेरे पास ये बॉडी है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड ये बॉडी है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये रहा, ये पॉइंट, वो आगे बढ़ रहा है विद अ स्पीड vcm, let us say. So center of mass moves forward with the speed vcm and body is performing rotational motion with the speed omega. तो कोई भी पॉइंट का पकड़ोगे आप, at any point the net speed
the total speed is due to linear speed and angular speed. So for example, at this point, let us say point A, at point A, अब ये इस पॉइंट ए पे, फॉर पॉइंट ए, हाउ मच इज रोटेशनल स्पीड? अच्छा, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना है? इजंट इट आर? सो इस पॉइंट का रोटेशनल स्पीड कितना है? वी रोटेशनल इज आर ओमेगा एंड वी लीनियर इज वी सी एम. अच्छा, सबसे पहली बात, आपको तो अंदाजा है बॉडी गोल गोल घूम रही है. थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं एरो को. तो इसका लीनियर स्पीड किस डायरेक्शन में होगा? इस, बराबर. और टोटल नेट स्पीड, नेट वी ए इज वी लीनियर प्लस वी रोटेशनल. सो वी ए इज वी सी एम प्लस आर ओमेगा. क्योंकि वीसीएम भी इसी डायरेक्शन में है, वीए भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये टोटल बन जाता है वीसीएम प्लस आर ओमेगा. अब अगर ये पॉइंट बी पकड़ो, इस पॉइंट का एट पॉइंट बी वी रोटेशनल कितना है? भाई ये टक 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 यो है, तो उसका वी रोटेशनल किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में वी रोटेशनल. और लीनियर किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में वी लीनियर. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. वी रोटेशनल इज माइनस आर ओमेगा क्योंकि वो वीसीएम से उल्टी डायरेक्शन में, एंड वी लीनियर इज वीसीएम. सो नेट स्पीड एट पॉइंट बी, वी लीनियर मतलब वीसीएम माइनस आर ओमेगा. एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई भी पॉइंट का आप स्पीड लोगे ना, इट विल बी द सम ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल. बट इफ द बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, if body is rolling without sliding, then the point of contact will have zero speed. Very important idea. If body rolls without sliding, the point of contact is momentarily at rest. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, और ये तभी, दैट इज, अगर पॉइंट बी है तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू जीरो. इफ द बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की स्पीड कितनी हो जाती है? इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट. वी बी इज इक्वल टू जीरो. तो वी बी को यहां लगाओगे तो जीरो इज वीसीएम माइनस आर ओमेगा. सो क्या इक्वेशन बन जाएगा? वीसीएम इज इक्वल टू, this is the condition for a body to roll without sliding. अगर ये बॉडी रोल कर रहा है पर स्लाइड भी कर रहा है तो वी भी जीरो नहीं होगा फॉर इम्प्योर रोटेशनल मोशन. मैं ये उड़ा दूं. इफ बॉडी इज रोलिंग along with sliding, if body rolls as well as slides, then velocity at b not equal to zero. अगर rolling without sliding है तो velocity at b is zero. If body rolls as well as slides, then velocity at point b is not equal to zero. In this particular case, the work done by friction will be zero. Remember that. Alright, जबकि इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल नॉट बी जीरो. सो हियर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो. हियर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट जीरो. तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस का. पर अगर इंक्लाइंड सरफेस हो तो, अगर मैं बात करूं इंक्लाइंड सरफेस की, हमने एक्चुअली भले ही अपने कोर्स में नहीं था बोर्ड में, पर हमने इसको बोर्ड में भी देखा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि बोर्ड में भी हमने इसको नजर मारी थी. तो ये है
नंबर क्या है, बी, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। और ये मेरी इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल है थीटा, दिस इज हाइट h, दिस इज डिस्टेंस d, और यहां से एक बॉडी है, ये गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये यहां आएगा फाइनली। अच्छा, जब पॉइंट A पे है बॉडी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, विच इज mgh, and at point B, very well, total kinetic energy is k at B। मैं सीधा इक्वेशन लिख दूं रोटेशनल प्लस लीनियर का, very well, 1 plus k square by r square। And now according to the law of conservation of energy, by the law of conservation of energy, the total kinetic energy at B is equal to potential energy at A। so बहुत ही बढ़िया तरीके से is equal to, तो mm को कट कर डाला और मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, कोई बताएगा? वेरी वेल, एंड अगर तुमको स्क्वायर नहीं चाहिए, वेरी गुड, ओके, तो ये है मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन। अच्छा, मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए, कि एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन इज, कैसे निकालो एक्सेलरेशन, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, बराबर। सो v स्क्वायर ये रहा, टू ए, भाई मुझे d चाहिए, यहां से डोंट यू अग्री साइन थीटा इज h बाई डी, तो d इज इक्वल टू h बाय साइन थीटा, तो 2h कटा, साइन थीटा को यहां ले लो, भाई बहुत बढ़िया इक्वेशन आया है एक्सीलरेशन का। सो एक्सीलरेशन इज g साइन थीटा ओवर 1 प्लस, बात है, ये जो भी इक्वेशन ब्लू में लिख रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो स्पीड मिल गई, एक्सीलरेशन मिल गया। अच्छा, एक और सवाल कभी कभी कोई पूछ लेता है कि सर वैसे ये बात है नहीं, यहां से बॉडी यहां तक कितने टाइम में पहुंचेगा? Isn't that a very important question कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कितने टाइम में आएगा वो? वी नो भाई, मैं तो फॉर्मूला के हिसाब से चलता हूं, d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो v0 कितना है जी? 0, और d कितना है? तो t इधर ही लगा देता हूं, t इज रूट ऑफ, मेरे पास d की वैल्यू भी है h बाई साइन थीटा, मेरे पास a की वैल्यू भी है, ये रही, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, खेल खलास हो जाएगा। आओ करें सब्स्टिट्यूट, रूट ऑफ 2 d की जगह h बाई साइन थीटा, एंड एक्सेलरेशन की जगह g साइन थीटा ओवर चढ़ जाएगा ऊपर, नीचे साइन थीटा स्क्वायर हो गया, और रूट में से बाहर आ गया तो साइन थीटा हो गया। तो अब ये वेलोसिटी का इक्वेशन उड़ा रहा हूं मैं, फिर बोलना मत, बोला नहीं था। So what is going to be my equation for t? So t is 1 by sin theta root of, अंदर रूट में क्या बचा? 2h by g 1 plus k square by r square।
I want you to write these equations down because we will be using them today. Okay? अच्छा, अब सेकेंड पार्ट शुरू होता है कि एक्सिलरेशन डाउनवर्ड्स तो सिर्फ जी साइन थीटा होता है, और ये एक्सिलरेशन जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया. तो कितना एक्सिलरेशन घटा उसका, आइडियली एक्सिलरेशन डाउनवर्ड्स is g sin theta. Therefore, how much is your decrease? It is g sin theta minus g sin theta over 1 plus k square by r square. और अब ये तेरा ओरिजिनली सिर्फ g sin थीटा था, अगर तेरे को याद हो, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा है ना. सो ये बॉडी डाउनवर्ड्स क्या एक्सिलरेशन से जाना चाहिए, सिर्फ g sin थीटा. बट अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि एक्सिलरेशन है g sin थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब g sin थीटा अपॉन समथिंग. इसका मतलब उसकी वैल्यू घट गई ना. तो कितनी घटी, समझ में आया, हीट घट गई करके. ओके हाँ, अब क्वेश्चन ये है कितनी घटी. तो कितनी घटी, ओरिजिनल जितनी होनी चाहिए थी जी साइन थीटा माइनस जितनी है जी साइन थीटा और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, द डिक्रीज इज जी साइन थीटा. अब यहां पे अपनी आईपीएल टीम आएगी, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड इट इज, हाँ जी ये रोल कर रहा है इसलिए कर रही है, अगर स्लाइड कर रहा होता तो खाली जी साइन थीटा होता. नहीं, तुम ये भूल रहे हो कि जी साइन थीटा फ्रिक्शनलेस प्लेन पे है, जबकि ये जो हुआ है ना, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. बराबर, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है इसके मोशन को. सॉरी, अगर ये भी फ्रिक्शनलेस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, रोल कर रहा है इसी वजह से तो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आया. बराबर ना. हाँ, वरना तो ये जी साइन थीटा होता. बिल्कुल बिल्कुल. सो दिस डिक्रीज वी हैव एट्रीब्यूटेड is due to the presence of frictional force which is opposing the rolling motion. Presence of frictional force, and frictional force का इक्वेशन आपको अगर चाहिए तो यहां पे इसके साथ सिर्फ m लगा दो, तो mg sin थीटा k स्क्वायर ओवर k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. एंड आई थिंक हमने जब फ्रिक्शन किया था तो नॉर्मल का इक्वेशन काफी अच्छी तरह हमने देखा था. नॉर्मल का इक्वेशन था mg cos थीटा, नॉर्मल फोर्स. वी नो नॉर्मल फोर्स, ऑल्सो नॉर्मल फोर्स इज mg cos थीटा. तो एक काम करते हैं, 7 और 8 को डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, f बाय n इज इक्वल टू mg कट साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा k स्क्वायर ओवर k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. बट इजंट f बाय n इक्वल टू म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इंटू k स्क्वायर ओवर k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. Thus the condition for a rigid body, so condition for a body to roll without sliding, अगर फ्रिक्शन होगा तो ही वो रोल करेगा, नहीं तो वो स्लाइड कर जाएगा. विदाउट स्लाइडिंग is that the coefficient, it should be a frictionful plane, it should not be a frictionless plane. अगर तुम्हारा coefficient of friction कम होगा तो बॉडी स्लाइड ही कर जाएगा, रोल नहीं करेगा. So for a body to roll without sliding, the coefficient of friction mu has to be greater than or equal to tan theta into k square over k square plus r square. So this absolutely mu has to be greater than or equal to tan theta k r. This is the condition for a body to roll without sliding. Kindly take down the equations. हम numericals पे चढ़े जा रहे हैं.
बराबर. सो आओ, आई एम बैक इन बिजनेस. मैं देख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 11. आई होप यू आर लुकिंग. शैल आई टेक ऑल दिस ऑफ नाउ? I am looking at example 11. Example 11 में a solid sphere and a solid cylinder of the same mass are rolled down on two inclined planes of heights h1 and h2 respectively. दोनों अलग अलग inclined plane से roll down कर रहे हैं. If at the bottom of the plane the two objects have the same linear velocities, दोनों की linear velocity same है, then h1 is to h2 is. Okay. सबसे पहला वन को फॉर वन हम वन को क्या करेंगे? सॉलिड स्फीयर. भाई सबसे पहले व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर? 2/5 mr². I'll equate it with mk². So how much is k² by r²? Anybody? 2/5. Thus linear velocity at the bottom, अभी हमने यहां पे लिखा था v is equal to root of 2gh over 1 plus k² by r². तो अब यहां पे k² by r² की जगह 2/5 लगा दूं? 2/5. Yes sir. 7/5 रहेगा. हो जाने दे बेटा, आज तो हो ही जाने दे. तो 7/5, तो 5 ऊपर चढ़ गया. LGH by 7. मैं फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूं. ये हो गया मेरा V1. एंड अब V2. ये कौन सा है? सॉलिड सिलेंडर है ना? सॉलिड सिलेंडर. भाई एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर? माय गॉड, ढिच. So how much is k² by r²? My God. So velocity at the bottom. Hold on, buddy. 2gh2 k² by r². 3/2. तो 3/2, 2 चढ़ गया ऊपर. एंड अब मुझे दिया हुआ है गिवन कि दोनों की वेलोसिटियां सेम है. दे हैव टोल्ड मी दैट एट द बॉटम ऑफ द प्लेन बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वेलोसिटीज. तो v1, तो रूट को तो मैं उड़ा देता हूं. 5 into 2gh1 by 7 is 2gh2 by 3. 2g, मुझे h1 by h2 चाहिए. तो h1 by h2 इज, यहां पे 2 है, सत्ता उसके साथ, यहां नीचे तगड़ा है, पंजा उसके साथ. 7 2s are 14 and 5 3s are 15. My God, is that true? आंसर चेक करो जी. 14/15 है? Yes sir. हाय 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 बोले तो हाय. मैं करने जा रहा हूं टिक 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 टिक. राउंड 1 का 52. राउंड 1 का 52. राउंड 1 52. राउंड 1 के 52 में एक रुपी कॉइन की बात करिए. भाई आप लोगों ने 1 रुपए का सिक्का देखा ना? Yes sir. इट इज अ डिस्क. बराबर डिस्क रहता है वो. तो आओ बात करें डिस्क की. क्या क्या डेटा दिएला है. ओके. और रुपी कॉइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सो कॉइन मतलब डिस्क. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोले तो v0 इज 0. रोल्स डाउन अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो d कितना है? 1 मीटर. On an inclined plane at angle 30 degree with the horizontal. Take g is 9.81. ऐसा क्यों बोला मालूम नहीं, देखते हैं. And time taken. भाई टाइम टेकन का मामला है.
बताओ जी। अच्छा, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें। फॉर अ कॉइन विच इज अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का? माय गॉड, एंड आई विल इक्वेट दैट विद mk स्क्वायर। खचक खचक। सो हाउ मच इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर? 1/2। agreeable? Now acceleration down the plane, I am sure you remember acceleration is g sin theta। बराबर है, कोई दंगा नहीं है। तो आओ फिर g इंटू साइन 30 ओवर 1 प्लस हाउ मच इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर भाई? 1/2। तो g इंटू हाफ ओवर 3/2 डच डच। सो आंसर एक्सेलरेशन का कितना आया? अब कोई मेरे से पूछेगा सर एक्सेलरेशन का को फाइंड किया? बिकॉज वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v0 तो 0 है, तो d इज इक्वल टू हाफ। तो हाउ मच इज t स्क्वायर? तो मेरे पास डिस्टेंस है क्या? 1 मीटर है ना, एंड मेरे पास एक्सेलरेशन कितना है? g/3। ये भाई कहां चढ़ गई जी? ऊपर 6/9.81, पर ये तो मुझे t चाहिए। 6/9.81, अगर 6/10 होता तो 0.6 होता। ये करीबन 0.6 से थोड़ा ज्यादा होगा, 0.65 जितना पकड़ो। 0.64 अगर ले लेता हूं मैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.8, करीबन करीबन। चेक दैट, इज देयर समवेयर अराउंड 0.8 सेकंड जैसा कुछ? माय गुडनेस, बी हो या सी सानू की। ओके, सो 0.8 सेकंड आंसर आ चुका है। 0.6 को मतलब देख, ये 9.81 है, अगर इसकी जगह मैं 10 पकड़ता तो आंसर यहां क्या आता? 0.6। पर ये 10 से कम है, 9.81 जो है वो 10 से कम है, तो ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी ना। तो मैंने 0.65 लिया, और मैंने जैसे ही 0.65 लिया मैंने देखा कि अगर मैं 0.64 ले लेता हूं इसको तो मुझे एग्जैक्टली 0.8 सेकंड के आसपास मिलना चाहिए। तो तभी मैंने देखा 0.8 सेकंड के आसपास कोई आंसर है, तो मैंने देखा कि बी ऑप्शन है, 0.8 सेकंड मेरा आंसर आ गया है। कोई दिक्कत? अच्छा, राउंड 152 किए, राउंड 155 भी लगे हाथ, देख लो फटाफट। राउंड 155 मस्त नंबर है एकदम, राउंड 155। सम की साइज थोड़ी बड़ी लग सकती है, और वो देख के अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है कि अरे सर बड़ा सम है सर, कमाल करते हो सर। ओके, हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर, ये बॉल जो है हेमिस्फेरिकल है जिसका रेडियस है आर, मतलब ऐसा कुछ बॉल होगा, बॉल नहीं है, बॉल। ओके, और इसका रेडियस कितना बोलता है? आर। ओके, इसका हॉरिजॉन्टल टेबल, ये टेबल पे रखा हुआ। A small sphere of radius छोटा r, here छोटा r is much lesser than, is kept where? Is placed at the highest point। ये है मेरा छोटा सा स्फीयर, बराबर, इसका रेडियस छोटा r है, और यहां से क्या छोड़ देंगे इसको, एंड लेट गो, हाँ छोड़ देंगे, और ढूंढ 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 करता हुआ ये यहां तक आएगा। कहां तक? लेट अस कॉल इट बी तक। और मुझसे ये पूछा है द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज, अरे यार कैसा गंदा बनाया आपने, हाँ जानू मैं। अच्छा भाई, एक एकदम सीधी बात करेंगे तो मजा आएगा।
जब ये बॉल जो है ए पे है तब उसके पास कौन से टाइप की एनर्जी है? एट पॉइंट ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज यू एट ए इज mgh। अब वो रोल करता हुआ आगे भी बढ़ता है, आगे नीचे भी उतरता है, तो पॉइंट बी पे, पॉइंट बी रेफरेंस लेवल है, ये रेफरेंस लेवल है। सो पॉइंट बी पे उसके पास कौन सी एनर्जी होती है जी? माय गॉड। सो के टोटल इज के लीनियर प्लस के रोटेशनल, एंड इन दोनों का टोटल हमारे पास बचपन से है। अरे कौन हॉर्न मार रहा है भाई, कौन हॉर्न मार रहा है? तो क्या करें, 1 और 2 को इक्वेट कर दें। सो हाफ, तो कहीं प्रिडिक्शन वाला बाबू तो नहीं हो रहा ना? ए भाई, अपने को के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी लगाने का है। अच्छा ये स्फीयर है, तो स्फीयर का वो क्या होता है भाई साहब, क्या बोलते हैं उसको? हाँ वही, थैंक यू पीके। 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं छोटा आर लूंगा क्योंकि स्फीयर का छोटा आर है, तो यहां पे भी छोटा आर लूंगा। तो mm कट गया। हाउ मच इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? 2/5 इज mgh। आओ राजा। एंड 1 + 2/5 7/5। सो v स्क्वायर इज 10gh। भाई कितनी हाइट है ये? Isn't it radius r? 10gr/7। तो मेरा वेलोसिटी फाइनल देखो तो आंसर √10gr/7। थैंक यू सो मच। भाई दुनिया में सम का साइज जो होता है ना, वो देख के अक्सर लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि सम का साइज अगर बड़ा है तो इसका वर्किंग भी बड़ा होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। सम का साइज के हिसाब से वर्किंग के साथ उसका प्रोपोर्शन रिलेट नहीं होता, जरूरी नहीं है। दिखाऊं एक और एग्जांपल दिखाऊं? आप देखो राउंड 1 का 47 राउंड क्या भाई, दुनिया में कोई भी चीज जो है वो साइज से नक्की नहीं होती, साइज से कतई कोई चीज नक्की नहीं होती। उसमें दिया गया डेटा क्या है, उस डेटा को किस तरह हम समझते हैं और फिर उसका वर्कआउट किस तरह होता है, दैट इज द की आइडिया। सो लेट अस सी राउंड 1 का 47। राउंड 1 का 47 जरा देखिए तो सही, तब अंदाजा आएगा कि साइज के हिसाब से हर चीज को तोलना ये बड़ी मूर्खता का आइडिया हो गया। तो यप, राउंड 1 का कौन सा नंबर सीखा? 47। A circular platform is mounted on a vertical frictionless axle। मतलब ये घूमने वाला प्लेटफॉर्म, मैं ऊपर से देख रहा हूं, ये ऐसा बाजू में से देख रहा हूं, पहले तो ये प्लेटफॉर्म है और ये ऐसे एक्सेल पे माउंट किया हुआ है जो ये घूम सकता है। इट्स रेडियस इज 2 मीटर and moment of inertia of the platform, I platform, is 200 kg meter square. It is initially at rest. Okay, omega 0 is 0. A 70 kg man stands on the edge. ये बंदा खड़ा है 70 kg का मनुष्य और वो चलना शुरू करता है along the edge at a speed, ये मैन की स्पीड है 1 meter per second relative to ground. Okay. The angular velocity of the platform is 0.7. Omega platform is 0.7 radian per second. When the man has walked once around the platform so that he is at his original position, his angular displacement relative to ground is, for man, theta is equal to how much? Relative to
ग्राउंड। अच्छा भाई, सबसे पहले तो इसका असर डायग्राम क्या समझ में नहीं आया। ओके, मैं डायग्राम नया बनाता हूं आपके लिए। ये प्लेटफॉर्म है, ओके, डिस्क जैसा है ये, और यहां से बंदा चलना शुरू करता है। उसकी स्पीड कितनी है, v0 1 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 2 मीटर। डू यू अग्री, ये प्लेटफॉर्म इनिशियली रेस्ट पे था। अब ये बंदे ने टक 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 ये इस पे चलना शुरू करता है, एज पे, प्लेटफॉर्म पीछे घूमेगा। प्लेटफॉर्म पिछवाड़े में घूमेगा। ओके, सो बंदा जा रहा है यहां और प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा है यहां। ये प्लेटफॉर्म रोटेट्स ऑपोजिट। ओके, प्लेटफॉर्म कितनी स्पीड पे रोटेट करने लगा वो हमको दिया हुआ है, 0.7 रेडियन पर सेकेंड। सबसे पहले भाई बंदे की एंगुलर स्पीड कितनी होगी, एंगुलर स्पीड आर ओमेगा ऑफ मैन, एवरीबडी नोज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिन दुनिया जानती है। तो vo इज r इंटू ओमेगा मैन। तो ओमेगा मैन नहीं होगा यार, 0.7 नहीं होगा। किसका, मैन का एंगुलर स्पीड भाई प्लेटफॉर्म का एंगुलर स्पीड 0.7 है। प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है तो मैन तो आगे जा रहा है। मैन आगे जा रहा है तभी प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। तो मैन जिस स्पीड से जाएगा उस स्पीड से तो प्लेटफॉर्म पीछे जाना चाहिए। भाई मैन और प्लेटफॉर्म दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग नहीं है बेटा। यस सर, यस तो दोनों की एंगुलर स्पीड सेम थोड़ी होगी। सो होगी सर। v0 कितना है बंदे का 1 मीटर, और रेडियस कितना है प्लेटफॉर्म का 2। सो 1/2 रेडियन पर सेकेंड, 1/2 मतलब 0.5, बराबर। ओके, तो बंदे का रोटेशन इस डायरेक्शन में है। मैं किस तरह दिखाऊं, ये बंदे का रोटेशन है ओमेगा एम, और प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन ओमेगा पी पिछवाड़े में है। अब अपने को देखना, ये बंदा एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके यहां वापस आया। सबसे पहले अब तुमको दोनों का देखना पड़ेगा ना, रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, क्योंकि दोनों घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही घूम रहा है। सो हाउ मच इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ओमेगा एम पी, ओमेगा एम माइनस ओमेगा पी, ओमेगा एम कितना है 0.5, 0.5 माइनस 0.7 0.2। नहीं सर, नहीं सर, माइनस 0.7। माइनस 0.7। इसलिए मैं इधर डायरेक्शन भी बनाया कि ये ओमेगा एम है, ये ओमेगा पी है। सो दिस इज माइनस माइनस point. So how much is omega mp? 0.5 plus 0.7, 1.2. 0.1 ये भाई दिव्यालाल, तू इतनी धमाधमी मचाएगा ना, क्या करेगा तू। मैं ये उड़ा दूं, थीटा क्या है वो फाइंड कर रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात, आप एक बात तो गारंटी मानोगे ना कि बंदा प्लेटफॉर्म पे तो एक पूरा रोटेशन मार दिया, बराबर। बंदा जिस पॉइंट से शुरू किया था घूम फिर के टक 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 उसी पॉइंट पे वापस आया। सो पर्सन हैज कंप्लीटेड वन होल रोटेशन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कितना टाइम लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, टाइम टेकन, डू यू एग्री, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये ओमेगा कौन सा, mp, तो 2 पाई बाय 1.2 मतलब 20/12 मतलब 10/6 मतलब 5/3। अब हमको ये पूछा है, उसने प्लेटफॉर्म पे तो एक पूरा चक्कर मार दिया, पर रिलेटिव टू द ग्राउंड हिज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट relative to ground is
डू यू एग्री विद द फॉर्मूला थीटा इज ओमेगा 0 t? ओमेगा 0 प्लस और ये जो ओमेगा 0 कौन सा, ये ओमेगा एमपी? नहीं, बंदे की बात चली है ना, बंदे की सिर्फ बंदे का देखने का है। हमने जब वो पूरा एक रोटेशन मार दिया था तब तो देख लिया था, पर अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो हमको स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखने को पड़ेगा ना, एंगुलर स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ओमेगा एम ये तो उड़ गया, तो आंसर क्या आएगा श्रीमान? एनीबॉडी टेलिंग मी आंसर क्या आएगा? ओमेगा एम कितना है? 0.5 इंटू 5 पाई बाई 3। सो 0.5 इंटू 5 2.5 पाई बाई 3 रेडियन। चेक, इज देयर सच एन आंसर? है 2.5 पाई बाई 3? अच्छा नो सर। अच्छा, तो ये 0.5 को अगर मैं 1/2 ले लूं, 5 पाई बाई 6, Yes, sir. Option B. मतलब कुछ भी हो सकता है ना। अगर तुमने ये 0.5 पकड़ा है, 0.5 इंटू 2 5 इज 2.5, और अगर 0.5 को 1/2 पकड़ा है तो 5 पाई बाई 6, जो भी हो बरोबर है। तुम इसको 25/30 पाई भी लेते तो भी 5 पाई बाई 6 आ जाता। फेयर इनफ। सो आपको जिस तरह लेना है वो ले सकते हो आप। चेक दिस आउट। आई एम ऑन टू राउंड 1 का 36। क्या कहता है? 4 2 kg masses are connected by 1/4 meter spokes to an axle। मतलब अब मैं डायग्राम कैसे बनाऊं? ये तुम्हारे स्पोक्स हैं और यहां पे मासेस लगे हुए हैं। कितने मासेस हैं? 2 किलो ईच। एंड 1/4 मीटर स्पोक्स, 1/4 ये डिस्टेंस है 1/4, ओके, टू एन एक्सेल ऑफ फोर्स। एक्सेल मतलब यहां से ना एक डंडा आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेल। तो एक्सेल पे फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन का। एंड कितना लीवर, ये मतलब डंडे की लेंथ कितनी है? 1/2 मीटर, तो आर इज 1/2 मीटर। एंड उन्होंने एंगल नहीं दिया, लिख देना एंगल इज 30 डिग्री। द फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। what is the magnitude of the angular acceleration alpha? First things first, भाई टॉर्क क्रिएट कौन कर रहा है? टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, हाँ जी, क्या आएगा आप फिर से समझाओगे? ये परफेक्ट डायग्राम नहीं है। ये तुम्हारा ये 4 मासेस, और यहां से ये डंडा आता है और ये डंडे से फोर्स पड़ रहा है, ये डंडा है और ये डंडे से फोर्स पड़ रहा है। फोर्स लेटस से ये डंडे का लेंथ कितना है? 1/2 मीटर। एंड फोर्स पड़ रहा है लेटस से कितना? 24 न्यूटन, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ओके, सो इस तरह वर्कआउट हो रहा है। एंड ये 4 मासेस जो है, तुम ये डंडा घुमाओगे तो ये 4 मासेस भी घूमेंगे। अब डायग्राम समझ में आया आपको? ये 4 मासेस, यहां डंडा, सॉरी ये फोर्स वाला नहीं पता चला। मैं कैसे समझाऊं तेरे को? कारण मोशन में व्हील निकालने के लिए करते हैं वो नहीं। क्या 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 क्या, क्या? अरे वो एक्सेल जॉइन करते हैं व्हील्स के साथ। हाँ वही है। देख, ये तेरे 4 मास है, 1 2 3 4, और यहां पे डंडा है, बरोबर? ये लंबा डंडा। तू अगर डंडे को फोर्स मारेगा तो डू यू एग्री वो ये घूमेगा? तूने कभी जैक चढ़ाया गाड़ी में? जैक यस सर। तुमने कभी ये नोटिस किया? जैक इज ए लंबा डंडा
जिसको तुम फोर्स मारते हो तो अंदर का वो चक्कर घूम जाता है। नोटिस किया? इट्स अ लीवर। वो नहीं पता चल रहा ये फोर्स कैसे लग रहा है, वो आपने एरो बनाया। ये तेरा जो डंडा है ना, डंडे के साथ फोर्स जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एंड एज अ रिजल्ट लग रहा है वो फोर्स। मैंने सिर्फ ये रफ डायग्राम बनाया जिसमें फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डंडा एंड वो फोर्स लगा रहा हूं तभी वो टॉर्क लग रहा है और टॉर्क की वजह से ही ये एक्सेल घूमेगा। ये ऐसा होगा, ये घूमेगा। हाँ, तो जब ये डंडे को मैं फोर्स लगाऊंगा तब जाकर के ये एक्सेल घूमेगा और ये एक्सेल जब घूमेगा वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो इस टॉर्क से ये चारों घूमेंगे फिर। ओके, सो टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फोर्स। और वो टॉर्क अप्लाई किसको हो रहा है? इस चार मास के सिस्टम को। अग्रीएबल? अब समझ में आ रहा? यस सर। ओके, तो डायग्राम कोई बहुत अच्छा नहीं था बट समहाउ ये डायग्राम को काम में लगा लाला। सो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स which is, I'm sure you know tau is RF sin theta. Okay, so R कितना है? हाफ, फोर्स कितना है? 24 एंड साइन 30। भाई साइन 30 इज हाफ, सो 24/4 is 6 न्यूटन मीटर, so tau is 6 Newton meter. This torque rotates the system of 4 masses. So tau will be I alpha. Okay, now moment of inertia कितना होगा? m1 into r1 square plus m2 into r2 square plus m3 into r3 square plus m4 into r4 square. बट चारों मास सेम है एंड सबका डिस्टेंस भी सेंटर से सेम है। हियर I 4 square is 4 mr square, मास कितना है? 2 किलो, और कितना डिस्टेंस है? 1/4 मीटर का वो है। 1/16 सो 4 2s are 8, 8/16 is 0.5, 0.5 yes sir। thus टाउ कितना? 6 is 0.5 into alpha, so alpha is 6/0.5, 12. 12 radian per second Check please, radian per second square please. square yes sir second square। Is that the answer? Find out. Yes, sir. 12 radian per second square is the answer. Very well. हमने करना है राउंड 2 का 69। बहुत जबरदस्त सम है, एकदम फर्स्ट क्लास। राउंड 2 का 69। इसको देख के शायद सेंटर ऑफ मास में किए हुए सम्स की याद आ जाएगी। yes sir। देख रहे हैं आप लोग? सेंटर ऑफ मास में किए हुए सम्स की याद, तेरी याद साथ है। ओके, ये मेरे पास एक, भाई डिस्क है या स्फीयर है? डिस्क है, डिस्क। एंड रेडियस कितना है? आर है, और मास कितना है? 9m। मास ऑफ होल डिस्क whole disc का mass 9m। अब क्या कहा है उन्होंने? अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। इधर से डायग्राम वही बता रहा है ना ऊपर से। हाँ, अच्छा, ये कुछ गंदा अंडा बना दिया। वाह, और इसका कितना है रेडियस? r/3, इसको o डैश कहते हैं। एंड ये o डैश जो है, अब ये r/3 है तो ये कितना होगा जी? 2r/3। 2r/3 क्या चाहते हैं वो लोग? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, mi ऑफ रिमेनिंग डिस्क about an axis passing through O, about axis
passing through O and perpendicular to the disk. Yes. भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने जैसा वो सेंटर ऑफ मास वाला किया था ना, करीबन उसी हिसाब से करना है। सबसे पहली बात, ये पूरा डिस्क है, इसका मास है 9m एंड रेडियस है r। भाई डिस्क इज 2 डायमेंशनल, एज डिस्क इज 2D, तो हम सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया फाइंड करेंगे। मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा कहते हैं इसको, मास ओवर एरिया। भाई मास कितना है डिस्क का? 9m एंड एरिया इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे मुझे यह पता चलेगा कि जो डिस्क काटी है ना उसका मास कितना है। सो मास ऑफ कट डिस्क इज m1 इज सिग्मा। जी जी इस सब को भी वो टेक्स्ट बुक वाले मेथड से ही करने वाला है। नहीं, एक्चुअली ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फंडा है ना वो एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इसलिए मुझे एक्सिस को मद्देनजर करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। सो प्रोसीजर मास वगैरह फाइंड करने की वही, बाकी थोड़ा बहुत चेंज है। अच्छा सिग्मा कितना है? ये रहा 9m by pi r square, and what is the area of the cut disk? Pi r by 3 the whole square. Is this agreeable? Pi into radius का square, रेडियस कितना है कट डिस्क का? r by 3, तो लगा डाला, पाई पाई काट डाला, 9m by r square into वाह ढीच 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 ढीच। भाई कितना मास मिला है? m। अब what is the moment of inertia of the whole disk about an axis passing through O and perpendicular to the disk? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जी? mr स्क्वायर बाई 2। अब यहां से चीजें पलटना शुरू हो जाती हैं। mi of whole disk about axis passing through O and perpendicular to disk, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल डिस्क का कितना? I is m। मास कितना है डिस्क का? 9m। रेडियस कितना है? r स्क्वायर बाय 2। सो 9m r square by 2. This is going to be an important idea for me. अच्छा अब यहां से पलटना शुरू होगा। हित मेहता आप लोग ध्यान दे रहे हैं? नहीं, ध्यान एकदम चाहिए मेरे को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू O and perpendicular to the disk. जी पैरेलल एक्सिस थियरम ही यूज कर सकते हैं। बराबर समझ में आया? ये तुम्हारा डिस्क है, ये रहा जो r/3 वाला है, ये लेट अस कॉल इट O डैश, और ये है तुम्हारा पॉइंट O। इसके अक्रॉस फाइंड करना है, तो इजंट यू नो दिस इज IC, तो I इज इक्वल टू IC प्लस mr स्क्वायर। भाई md स्क्वायर। भाई पीपल, जब तक ये समझ में ना आए आगे जाने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा तेरे पास पहले पूरी डिस्क थी, ये पूरी डिस्क है जिसका मास है 9m और रेडियस है r, और ये है डिस्क का सेंटर, ये है एक्सिस, जो पेन है वो एक्सिस पकड़। दिस अबाउट दिस एक्सिस व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल डिस्क? इजंट इट mr स्क्वायर बाय 2? तो मास कितना? 9m, रेडियस कितना? r, उसका स्क्वायर बाय 2, ये रहा। अब तू जो कट डिस्क है काली वाली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रही है कौन से एक्सिस से? यही एक्सिस से। सो ये तेरा एक्सिस
और ये तेरा कट डिस्क, ये कट डिस्क दिख रहा है, मुझे इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये कट डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये रहा, बराबर। पी के, आर यू पेइंग अटेंशन? और तुझे जिस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो ये रहा। तो डू यू थिंक यू कैन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम? I is IC plus MD square, ये तेरा D है। Is this now agreeable? भाई anybody's got a problem कि सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? Anybody? तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का चाहिए, पर एक्सिस ये नहीं है, एक्सिस यही है। तो इस एक्सिस के अक्रॉस फाइंड करने के लिए तुमको इस एक्सिस के अक्रॉस प्लस एम डी स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया पीपल? एनीबॉडी? ओके, तो मैं अब उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करने की कोशिश करता हूं और फिर फाइनल में से माइनस कर देंगे उसको। भाई मास याद रखना, the moment of inertia of cut disk about axis passing through and perpendicular disk is by parallel axis theorem I2 is IC plus MD square. Here moment of inertia of the cut disk about the center of mass, भाई डिस्क का कितना होता है? M1 कितना रेडियस है? R/3। ओके, ये मास 1 कितना था? कट डिस्क का M था ना, M R²/18। एंड हाउ मच इज D? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस बिटवीन O and O dash 2R/3। सो एनीबॉडी फाइंडिंग मी I2? मास M into 2R/3 द होल स्क्वायर। भाई सब कुछ मैं ही करूंगा, आप बैठे शांति से। 4mr²/9, तो यहाँ 2 यहाँ 2, नीचे 18 एंड 4 2s are 8 plus 1, 9mr²। so how much is that going to be people? Isn't it mr²/2? Yes sir। मुझे होल डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया 9mr²/2, मुझे कट डिस्क का भी मिल गया। तो अब रिमेनिंग पार्ट का isn't it I1 minus I2 people? Yes sir। I hope it is understandable. The moment of inertia of remaining part about an axis passing through point O and perpendicular to the disk I is I1 minus I2। ये I1 यहां पे क्या था? 9mr²/2 and minus mr²/2। 9mr² minus mr² is 8mr²/2 4mr²। and 8mr²/2 is how much? 4mr²। Please check whether this is the right answer or not. Yes sir। भाई फिर से एक बार बता दूं, मैंने पहले पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जो था 9mr²/2। फिर मुझे कट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, बट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O। तो वो ये एक्सिस थी और डिस्क ये है और एक्सिस ये है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ये है, तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ा जो ये रहा, और उस तरह मैंने किया, I2 निकाला, एंड फिर रिमेनिंग पार्ट का इज होल I माइनस दिस मच, सो I1 माइनस I2, ये आंसर मुझे मिल गया। अग्रीएबल? नो प्रॉब्लम्स? ये घर पे जाके कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। एंड अलग अलग रेडियस लीजिएगा, कभी कभी 2R/3 लीजिएगा तो मजा आएगा। यू कैन ट्राई दैट। कमेंट में मेरे को आंसर लिख के बताना कि अगर आप चाहिए तो ये ट्राई करो, मैं जो बताता हूं कि ये होमवर्क में करना। ये पूरी डिस्क है,
जिसका मास m है, रेडियस है r, और इसमें से एक डिस्क काटी है, सर वही जगह से काटे। वही कहीं से भी काट यार, बात कोई फर्क है क्या? 2r/3 रेडियस की, एंड एज अ रिजल्ट यहां हो जाता है r/3। आई वॉन्ट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट एन एक्सिस passing through O and perpendicular to the disk। इसका आंसर मेरे को कमेंट में लिख के बताना जरूर कि आंसर आया नहीं आया, क्या आया, बरोबर है? ओके जी। सर मास क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा, मैंने तेरे को ओरिजिनल डिस्क का बता दिया एम। अब इस डिस्क का तेरे को फाइंड आउट करना है और उसके बाद तेरे को आगे बढ़ना है। हाँ सर वो, यस सर। हो जाएगा? ओके भाई, अभी मत करो यार, अभी अटेंशन नहीं दे पाओगे। ओके आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग देख रहे हैं। ओके ले लिया? ओके एंड अब करने जा रहे हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राउंड 2 का 49। राउंड 2 का 49, what does it say? A pulley of radius 2 meter, pulley है radius 2 meter, is rotated about its axis by a force, now this force is depending on time, 20t minus 5t square Newton, applied tangentially. Okay, if the moment of inertia of the pulley about its axis is how much? 10 kg meter square, then the number of rotations made by the pulley before its direction of motion is reversed, before direction of motion is reversed. Very conceptual question ji. Do you understand the question? First thing, radius of the pulley is 2 meter, force is 20t minus 5t square, moment of inertia is 10 kg meter square। मुझे number of rotation find करने हैं before direction of motion is reversed। सबसे पहले भाई टॉर्क कितना होता है? You know torque due to the force, isn't tau equal to RF? yes sir। Okay, torque due to force tau RF, तो R कितना है? 2, फोर्स कितना है? 20t minus 5t square, so that is 40t minus 10t square। अच्छा, also tau is I alpha, alright, मेरे पास I है, so 40t minus 10t square is I कितना? 10 into alpha। Anyone can give me the equation for alpha? मैं 10 काट दूं तो 4t minus t square। Is this agreeable, people? Yes sir। Also now alpha is d omega by dt, people। तो अल्फा की जगह 4t minus t square is d omega by dt, dt को यहां ले लो। सर क्या आप इंटीग्रेट करने वाले हो? जी बिल्कुल। यस सर इंटीग्रेशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इंटीग्रेशन किसको मद्देनजर करके किया जाएगा, लिमिट्स क्या होगी? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपल। क्या लगता है? क्या लगता है लिमिट? अब लिमिट दोनों जगह लेने की है ना भाई। अच्छा एक सेकेंड, ये अब लिमिट सेट करने के लिए तुमको यहां आना पड़ेगा, बिफोर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। सपोज मैं बॉडी फेंकता हूं ऊपर, देखना जरा, आपने देखा ये बॉडी यहां गया, यहां से फिर इसका डायरेक्शन रिवर्स हुआ।
डायरेक्शन रिवर्स होने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 0. बराबर ना? बॉडी यू घूम रहा है और डायरेक्शन रिवर्स होने से पहले ये रुकेगा, फिर घूमेगा उल्टा. इज दिस एग्रीएबल? पीपल समझ में आ रहा है? ये घूम रही है, पहिया घूम रहा है, 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 स्पीड घटी 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 0 और फिर वापिस उल्टी टिक 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 टिक. तो घटने से पहले कितनी हो गई? 0. चेक कीजिए. लेट्स इंटीग्रेट ये एक्सप्रेशन को. तो इंटीग्रल डी ओमेगा इज इंटीग्रल 4t minus t square dt. So integral d omega is what? Omega, and this is 4 t square by 2 minus t cube by 3. So this becomes 2t square minus t cube by 3. And now comes the most important idea कि रिवर्स होने से पहले इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 0. बिफोर रिवर्सिंग angular velocity, angular speed becomes 0. तो मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा. आई एम टेकिंग दिस ऑफ, यहां तक भी उड़ा देता हूं. जी जी जी. सो टी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे फर्स्ट क्लास. सो ओमेगा विच इज 0 इज 2t square minus t cube by 3. So t cube by 3 is 2t square. We are assuming t is not equal to 0. So 3 2s are T is equal to 6 seconds. 6 seconds. बराबर. सो 6 सेकंड में अब मुझे फाइंड करना है कि कितना रोटेशन करेगा वो. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कितना रोटेशन करेगा वो थीटा से हमको मिल जाएगा. सो सबसे पहला नंबर ऑफ रोटेशंस वी नो. Do you remember omega is d theta by dt? So d theta is omega dt. Integrating both sides again. Integral d theta is integral omega dt. Omega कहाँ गया? Omega ये रहा. Omega को लगाऊंगा और टाइम है मेरे पास 0 से 6 सेकंड तक लिमिट सेट है मेरी. मैंने ओमेगा को काट डाला. कमाल करते हो यार. सो इंटीग्रल डी थीटा इज व्हाट? थीटा. एंड इंटीग्रल 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 dt. चलो भाई 2 इंटू टी क्यूब बाई 3 माइनस ये 1/3 बार t4 बाई 4. काफी डेंजरस एक्सप्रेशन आ रहे हैं. बाई 3 माइनस t4 बाई 3 4 12. Put t is equal to 6 सेकेंड. चल बेटा जल्दी. 2 इंटू 6 का क्यूब ओवर 3 6 रेज टू 4 बाई 12. सो मुझे एक रेडियन में वैल्यू आएगी. सर जी सर अगर 2 into सर 2 इंटू आगे बोलेगा आज. सर आगे 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो हमें होने का. कैसे? 6 6 36 तो 3 2 2 4. 36 कॉमन लेके 4 - 1. थीटा इज 36 रेडियन. लेडीज एंड जेंटलमैन सेटिंग शूटिंग मार दिया मैंने यहां 6 को एक बाहर निकाला तो अंदर 6 का स्क्वायर बच गया 36. मैंने यहां 6 6 36 को बाहर निकाला 36/12 इस 3 और 6 का स्क्वायर फिर से रह गया. तो इस तरह मैंने पूरा सेटिंग मार दिया 36. सो नंबर ऑफ रोटेशंस theta by 2 pi. theta by 2 pi. So 36 by 2 pi radian. 36 by 2 is 18. 18 by 3.14. 5 point something. Nearly 5 point something rotations. More than 3 but less than 6. ऐसा ऑप्शन है more than 3 but less than 6. Yes, sir. My goodness. So she has got an option more than 3 but less than 6. This is how the thing will roll. So
यहाँ पे रोटेशनल खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन वाला काम शुरू करेंगे. सो यू कीप डूइंग. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय.